हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर के आया हूं, ये आपकी ईवीएस की किताब है, पर्यावरण और हम, बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले क्लास 4th के बच्चों के लिए उनका चैप्टर नंबर 23। तो इस चैप्टर नंबर 23 में हम लोग बातें करने वाले हैं आसपास की खोज खबर। हमारे आसपास में कहाँ क्या हो रहा है, इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे ध्यान देंगे, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चैप्टर में बताया जा रहा है कि पूजा के समय जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी गंध आपको कैसी लगती है। मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों को उसकी गंध अच्छी लगती होगी, अच्छी लगती है ना। और जब गांव में भोज हुआ, पत्तल और बचा हुआ खाना बगल की नाली में फेंक दिया गया, वह सड़ गया, ये गंध आपको कैसी लगती है? ये गंध आपको बुरी लगेगी, बुरी लगेगी ना, बिल्कुल बदबूदार लगेगी, ऐसे बुरी। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तरह तरह की गंध के बारे में। तरह तरह की गंध, कैसी कैसी गंध आखिर होती है। गंध को हम लोग क्या कहते हैं और सूंघने को हम लोग क्या कहते हैं? सूंघने को हम लोग कहते हैं स्मेल करना, है ना, स्मेल, SMELL, स्मेल, सूंघना। तो अब हम लोग तरह तरह के गंधों के बारे में जानेंगे। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग गंध होती हैं। कुछ चीज़ों से तो कुछ गंध ही नहीं आती, हाँ, कुछ चीज़ों में मतलब कोई गंध ही नहीं होती, महक ही नहीं होती। अब नीचे एक टेबल बनाया गया है। अब इसमें ना आपको वस्तुओं की गंध के आधार पर पूरा करना है, भरना है। लहसुन, लहसुन में गंध होती है ना, होती है। अच्छा, पानी में गंध होती है। आमतौर पर जो साफ पानी होता है उसमें कोई महक नहीं होती, लेकिन अगर वो पानी सड़ गया हो तो उसमें महक हो सकती है। चौक में कोई गंध होती है? चौक में कोई गंध नहीं होती। पहना हुआ मजा, पहना हुआ मोजा, वो जो सॉक्स होते हैं उसमें तो गंध होती है, और ये अच्छी गंध नहीं होती, बदबू होती है, पसीने की महक होती है। पेंसिल में कोई गंध होती है क्या? पेंसिल में गंध नहीं होती। पानी को हम लोग दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं, गंध वाली वस्तु और बिना गंध वाली वस्तु, इस दोनों में ही रखते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या चीज़ें बताया गया है इस चैप्टर में, गंध के बारे में, स्मेल्स के बारे में, फ्रेगरेंस के बारे में, ऑर्डर के बारे में। ठीक है। क्या आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उनके गंध के आधार पर पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। हाँ, आप सब बच्चे ज़रा याद करने की कोशिश करो कि जब आपके घर में मम्मी जब किचन में खीर बना रही होती हैं तो उसकी महक आ जाती है, खुशबू। और अगर चाय बन रही होती है, चाय उबल रहा होता है तो उसकी भी एक महक आती है ना। और अगर घर में मछली खरीद करके रखा हुआ हो तो भी उसकी एक महक होती है, बिल्कुल। तो क्या आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं? अगर आप पहचान सकते हैं सो नाउ यू हैव टू फिल इट। अब नीचे वाले टेबल को भरना है कि आप कौन से फूलों, फलों, पौधों, पशुओं और पक्षियों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। तो ये तो मैं अभी नहीं भर रहा क्योंकि ये आपको करना है। आप फूलों के बारे में लिख सकते हो ना, आप गुलाब पहचान सकते हो, गेंदा पहचान सकते हो, पहचान सकते हो ना। फल, अब जैसे कि केले के फल की एक महक होती है, सेब की एक महक होती है, और संतरा, ऑरेंज, ऑरेंज है ना, उसकी तो बड़ी अच्छी महक होती है। जैसे ही कोई काटेगा तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो ऑरेंज रखा हुआ है। पौधे, पौधे में किन किन पौधों की महक होती है? ज़रा ध्यान करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि किन किन पौधों से आपको महक आती है। पशु, कुत्तों की एक तरह की महक होती है। हाँ, और मुझे याद है, आप ज़रा सा ध्यान दोगे तो जो गाय भैंस होते हैं ना तबेले में, उनकी भी एक तरह की महक होती है। तो ये टेबल मैं पूरा नहीं भर रहा, मैं आप लोगों को सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मैं इसके आंसर शीट भी रिलीज करूँगा वीडियो लेक्चर पर। अब बात आ रही है पक्षियों की।
तो जिन बच्चों ने अपने घरों में कुछ पक्षियों को पाल रखा है, हाँ, जिनके पास में कबूतर है, तोते हैं, वो भी चाहे तो ये टेबल फिलअप कर सकते हैं पक्षियों के बारे में कि तोते की महक कैसी होती है। और तो और कुछ और भी पक्षी जिसकी महक के बारे में पता हो तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने देखा गंध के बारे में। तो एक्चुअली भी ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर सेंसेस के बारे में है। सेंस ऑर्गन के बारे में है कि वो सारे ऑर्गन, हम लोग अगर महक कैसे महसूस करते हैं, नाकों की मदद से, है ना। अब बात आती है तरह तरह की आवाज़ों के बारे में। सो हाउ कैन यू हियर इट, कोई भी आवाज़ आप कैसे सुन सकते हो। मेरी आवाज़ अभी आप कैसे सुन रहे हो, कान के जरिए, है ना। तो ज़रा सा हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास में कैसी कैसी आवाज़ें होती हैं। रात के अंधेरे में आपको मच्छर का पता कैसे चलता है। मच्छर की आवाज़ कैसी होती है, भिन 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 ऐसे करके आवाज़ होती है। भिन भिनाना बोलते हैं ना हम लोग मच्छर की आवाज़ को। और जैसे ही उसकी आवाज़ आए तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ओहो, अब तो मच्छर परेशान करने वाले हैं हम सब लोगों को, अब नींद आएगी कैसे। भिन भिनाना बोलते हैं मच्छरों को। तो हम लोग अपने आसपास में कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उसमें से कुछ आवाज़ें मधुर होती हैं जिनको सुन कर के हम खुश होते हैं, और कुछ आवाज़ें कर्कश होती हैं जिसका शोर सुन कर के हम कान बंद कर लेते हैं, और कई बार हम उस शोर करने वाली चीज़ को भगाना भी चाहते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। आप जैसे याद करने की कोशिश करो कि कौवे की आवाज़ कैसी लगती है, और कोई कुत्ता जो डरावना सा हो उसके भौंकने की आवाज़ कैसी लगती है। तो हम कौवे की आवाज़ को कर्कश कहेंगे, हम लोग उसे सुनना नहीं चाहते, है ना। हम लोग उसकी आवाज़ सुन कर के परेशान होते हैं, चिढ़ते हैं। सो नाउ यू हैव टू मेक ए टेबल। आपको एक टेबल बनाना है, इसमें फिलअप करना है कि कौन कौन सी आवाज़ आपको अच्छी लगती है और कौन कौन सी आवाज़ कर्कश लगती है, कौन कौन सी आवाज़ मीठी लगती है, मधुर लगती है। तो हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ तोता लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोयल लिख सकते हैं। और कर्कश की बात हो तो हम यहाँ पे कौवा लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरी डिटेल्स, पूरे आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको खुद ही सोचना है कि आपको कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है ना। कई बार घरों में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी बोलने की आवाज़ भी बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन कभी कोई बच्चा जब रोता है ज़ोर ज़ोर से भां भां करके, तो उसकी आवाज़ को आप कह सकते हो कि कर्कश लगती है। लता मंगेशकर की आवाज़ कैसी लगती है। लता मंगेशकर की आवाज़ आपको अच्छी लगती होगी, मधुर लगती होगी। अब नीचे हम लोग फिर से एक टेबल फिलअप करेंगे कि नीचे लिखी क्रियाओं के होने पर हमें कैसी आवाज़ सुनाई देती है। टीन की छत पर पानी की बूंद गिरने पर कैसी आवाज़ आती है, टप 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 टप। बादल के गरजने पर कैसी आवाज़ आती है, डम 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 की आवाज़ आती है ना। डम 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 की आवाज़ तो डमरू से भी आती है। घड़ी के चलने पर आवाज़ कैसी आती है, टिक 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 टिक। ऐसी आवाज़ आती है घड़ी के चलने पर। स्कूल की घंटी टन टन और हवा से हिलती हुई पत्तियों की आवाज़ कैसी आती है, सर 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 की आवाज़ आती है। और ताली बजाने पर कैसी आवाज़ आती है, थप थप की आवाज़ आती है। और फर्श पर अगर थाली गिर जाए तो कैसी आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो थाली किस चीज़ की है। अगर वो पीतल की है तो थोड़ी अलग सी आवाज़ होगी, अच्छी आवाज़ हो सकती है। अगर स्टील की हो तो थोड़ी आवाज़ आएगी। इसी तरीके से आवाज़ें आती हैं। आमतौर पर ना जो भी मेटल्स होते हैं, धातु, लोहा, टीन, पीतल, तांबा,
इसकी एक अलग तरह की आवाज़ होती है जिसे हम मेटालिक साउंड बोलते हैं। अच्छा, अब इसी प्रकार हम लोग एक और टेबल फिलअप करेंगे कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आप बिना देखे उनकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि सारणी में लिखे, टेबल में लिखे पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखिए। मुर्गा की आवाज़ कैसी है? मुर्गे की आवाज़ है कुकड़ू कू। और कौवे की आवाज़ कैसी है? काँव काँव। कुत्ते की आवाज़ कैसी है? भौं भौं, भौं भौं। है ना। और चिड़िया की आवाज़ वो अलग अलग तरह की हो सकती है। बकरी की आवाज़ कैसी हो सकती है? में आवाज़ हो सकती है। बकरी की आवाज़ को मिमियाना भी तो कहते हैं ना। और बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं। कोयल की आवाज़ कू कू। ऐसे करके ऐसी आवाज़ होती है कोयल की। तो इस टेबल में आपको ये जो भी चीज़ें, जैसे कुछ पशु लिखे हुए हैं, कुछ एनिमल्स के नाम हैं, कुछ बर्ड्स के नाम हैं, तो आपको उनकी आवाज़ों के नाम लिखना है। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा स्मेल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा फिर साउंड के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं टच के बारे में, स्पर्श के बारे में। है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने आवाज़ों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा, जैसे अगर हम कहें कि महक के बारे में पढ़ा कि कैसी कैसी महक होती है। फिर हम लोगों ने आवाज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि छूने पर कोई चीज़ कैसी लगती है। छूने पर चीज़ें गर्म लग सकती हैं, ठंडी लग सकती हैं, सूखी लग सकती हैं, खुरदुरी हो सकती हैं, नरम मुलायम लग सकती हैं, कठोर लग सकती हैं। है ना। स्पर्श कि छूने पर चीज़ें कैसी लगती हैं। जब हम चीज़ों को टच करते हैं तो कैसा फील होता है? टच, TOUCH। छोटे बच्चों के हाथ पैर छूने पर कैसा लगता है? बहुत ही नरम मुलायम लगता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को गंध और आवाज़ के आधार पर पहचान पाते हैं। इसी तरह से हम लोग चीज़ों को छूने से भी पहचान पाते हैं। जब आपका हाथ लैंप से सटता है ना, लैंप से, बल्ब से या कोई गर्म चीज़ से, तो आपको गर्म लगता है। और अगर आपका हाथ, आप चाहें आंखें बंद करके भी रखो और आइसक्रीम से हाथ छू जाए, फ्रिज के अंदर में आपका हाथ चला जाए, तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो नीचे फिर से एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें ना कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको करना ये है कि एक एक करके इन सारी चीज़ों को छूना है और छू करके नाम लिखना है। अब जैसे गर्म, किन किन चीज़ों को छूने पर आपको गर्मी लगती है, किन किन चीज़ों को छूने पर आपको ठंडक महसूस होती है ना। अच्छा, सूखा, अब जैसे किताबें छू लिया, टेबल छू लिया, है ना, कलम छू लिया, ये सारी चीज़ें सूखी हैं। गीला कपड़ा छू लिया तो वो गीला है। ठीक है। पानी छू लिया तो वो गीला है। दूध छू लिया तो गीला है। चिकना, चिकना आप समझ रहे हो ना, जो स्मूथ हो, खुरदुरा। कई चीज़ें, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर मिले हुए हों तो ऐसी मिट्टी को अगर आप छुओगे तो उसे हम खुरदुरा कहेंगे। लसलसा, लसलसा, ये ऐसी फीलिंग, ऐसा छुअन कब होता है? लसलसे की फीलिंग तब होती है जब आप क्या छुओगे? गोंद को छुओगे, है ना, गोंद, जिससे हाथ चिपक जाता है। या आप कहो कि फेविकोल छुओगे, तब लसलसा लग सकता है। तो बाकी सारी चीज़ों को आपको खुद ही ढूंढना है और छू करके देखना है। या फिर अगर आपने पहले से छुआ हुआ है और आप उससे परिचित हो तो आप उसके नाम लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें लसलसी सी हो सकती हैं। ये जो चावल का माड़ होता है ना, वो भी थोड़ा सा लसलसा सा लगता है। लेई, लेई जो होता है, जो अक्सर बच्चे कागज़ चिपकाने के लिए, किताबें चिपकाने के लिए बनाते हैं,
वो भी लस सी चीज़ होती है। अच्छा, इसी तरीके से नरम चीज़ों के नाम लिखने हैं, कठोर चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब अगला आगे एक सवाल आता है कि आप अपने दोस्त की आवाज़ को भीड़ में से भी पहचान लेते हो। अपने किसी दोस्त की आंख पर रुमाल से पट्टी बांध दो और बारी बारी से 4 अन्य दोस्तों को विभिन्न दिशाओं से उनके नाम पुकारने और ताली बजाने के लिए कहो। सही पहचाने जाने वाले दोस्त और दिशा को इस प्रकार अंकित करो। तो होता है, आप सब अपने दोस्तों की आवाज़ को पहचानते होंगे। आप उसकी आवाज़ दूर से भी सुन करके कह देंगे कि ये अशोक है, ये महेश है, ये सीता है, ये गीता है, ये बंटी है, ये अकबर है, ऐसे करके कह सकते हैं ना। तो ये एक छोटा सा गेम खेलना है और आपको इन चीज़ों को देखना है। तो इस एक्टिविटी को अगर आप फिर से किसी दूसरे दोस्त की आंखों की पट्टी पर बांध करके करें। अब आप बताएं कि क्या आपको आवाज़ और दिशा पहचानने में कठिनाई हुई? अगर आपकी उम्र का कोई बच्चा बिल्कुल देख नहीं सकता हो तो उसे क्या कठिनाई आती होगी? ये एक सोचने वाला सवाल है कि अगर आपके उम्र का कोई बच्चा आसपास में है जो अंधा है ना, तो उसे क्या क्या कठिनाइयाँ आती होंगी। वो चीज़ों को देख करके नहीं पहचान सकता, वो चीज़ों को छू करके पहचान सकता है, सुन करके पहचान सकता है, खुशबू से पहचान सकता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा आपके स्कूल आता है तो हाउ विल यू हेल्प हिम, कैसे आप उसकी मदद करोगे? क्योंकि ये एक फिजिकल डिजेबिलिटी है, इसमें उस बच्चे की अपनी कोई गलती नहीं है और ऐसे लोगों को भी जीने का अधिकार है। आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, एक बार मैं ज़रा सा बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये न्यू एज कोचिंग, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और आप चाहो तो इस लेक्चर को सुन करके, इस लेक्चर को सुनने के बाद में कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका और आपने इससे क्या क्या चीज़ें सीखी, इसके बारे में आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और कमेंट करोगे तो इसके ज़रिए मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको कैसा लग रहा है। तो आगे चल कर के मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। मैं आगे चल कर के आपके लिए इंग्लिश के, हिंदी के, है ना, ईवीएस के, और मैंने बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं, मैं वो सारे भी डालूँगा। क्या खेल के मैदान में आप किसी ऐसे बच्चों के साथ खेलते हैं या उन्हें खेल से बाहर बैठा देते हैं? अगर किसी कारण से आपको खेल के मैदान से बाहर बैठना पड़े तो आपको कैसा लगता है? सीधी सी बात है, अगर किसी वजह से अगर आपको खेल के मैदान से बाहर बैठना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। लगता है कि इस ग्रुप से आपको अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? हाँ, यू विल फील बैड। तो अगर वो खेल ऐसा है कि जिसमें हम उन्हें साथ में शामिल रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को, जैसे कि जो चल नहीं पा रहे हों, जो बोल नहीं पा रहे हों, जो सुन नहीं पा रहे हों, जो देख नहीं पा रहे हों, मैं मानता हूँ कि हम लोग हर खेल में इनको प्रॉपरली शामिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खेल तो होंगे, है ना। हमें इनके साथ में सहानुभूति रखना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, है ना। हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें उन्हें टीज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है रामपुर साहाबाद के रहने वाले पद्मश्री भरत मिश्र की। अब जरा सा आप सोचोगे कि पद्मश्री क्या चीज़ है भाई। तो एक्चुअली में भारत सरकार हर साल 26 जनवरी के लगभग में लोगों के लिए जो पुरस्कार है, सरकारी पुरस्कार, सरकारी सम्मान है, उसका अनाउंसमेंट करती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो होता है भारत रत्न। इसके बाद होता है पद्म विभूषण और इसके बाद होता है पद्म भूषण और फिर इसके बाद होता है पद्मश्री। तो यहाँ हम लोग यही एक कहानी पढ़ने वाले हैं रामपुर साहाबाद के रहने वाले पद्मश्री भरत मिश्र जी की। तो बचपन में उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से। अगल बगल के लोग कहने लगे कि अब इसकी ज़िंदगी भी भीख मांगते गुजरेगी। तो ऐसा थोड़े ना होता है। भगवान अगर किसी को कोई चीज़ छीन लेता है तो भगवान उसे कोई चीज़ दे भी देता है, जिसकी वजह से वो चाहे तो दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, नाम कमा सकता है।
तो भरत मिश्र की दादी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि ये नहीं, लोग इससे भीख मांगेंगे, ऐसा कहा भरत मिश्र की दादी ने। तो दादी ने गांव के ही विद्यालय में इनका नाम लिखवा दिया। भरत मिश्र को पढ़ने में लगन लग गई, उनका मन लग गया पढ़ने लिखने में। तो भाई अगर जिस काम में आपका मन लग जाए तो उस काम में क्या होगा, उसमें आप काफ़ी तरक्की कर सकते हो, काफ़ी आगे तक जा सकते हो। आगे की पढ़ाई के लिए इनका नाम पटना के दृष्टि बाधित विद्यालय में लिखवा दिया गया। ऐसे लोगों का स्कूल जहाँ पर जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो स्कूल होता है। ब्रेल लिपि के बारे में सुना है आप लोगों ने? ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि जो होती है वो ऐसे ही लोगों के लिए होती है जो अंधे हैं, ठीक है। ब्रेल, आप लोग अगर ध्यान से 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का देखोगे तो उसको छू करके महसूस कर सकते हो, उस पर भी ऐसे निशान बने होते हैं। तो अपनी मेहनत और प्रतिभा की बदौलत उन्होंने न केवल मैट्रिक और इंटर किया बल्कि राजनीति विज्ञान से एमए और पीएचडी भी की। पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है, इसके बाद लोग डॉक्टर कहलाते हैं, है ना। पीएचडी करने के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी से उन्हें व्याख्याता, है ना, लेक्चरर बनने के ऑफर के लिए इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अप्लाई किया, आवेदन किया। नौकरी देने वाले लोग उनकी आंखें न रहने से हिचक जाते थे। ऐसे ही संघर्ष के समय में वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी से मिले। राष्ट्रपति भरत मिश्र से मिलकर के काफ़ी प्रभावित हुए, बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी पहल पर मगध विश्वविद्यालय में उन्होंने इनको प्रोफेसर का पोस्ट ऑफर किया और आखिर वो प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर किसे कहते हैं? यही व्याख्याता, लेक्चरर को हम लोग जो व्याख्यान देते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्हें हम लेक्चरर, और वो जब सीनियर हो जाते हैं तो उन्हें हम प्रोफेसर कहते हैं। उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं कि वे भारतीय संविधान के जाने माने विद्वान थे। संविधान समझते हो ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसे, तो उसके ये बहुत बड़े विद्वान थे। और विद्वान क्यों ना होंगे भला? क्योंकि उन्होंने पीएचडी जो कर रखी थी। पीएचडी छोटी मोटी डिग्री नहीं होती, बहुत बड़ी डिग्री होती है। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, कई बार उनका सपना होता है कि काश उनके पास में भी पीएचडी की डिग्री हो। उनकी विद्वता से महाविद्यालय के छात्र और अध्यापक सभी प्रभावित थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भरत मिश्र सामाजिक और समसामयिक समस्याओं पर प्रायः रेडियो पर उनका लेक्चर प्रसारित होता रहता था। इनके मार्गदर्शन में 16 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब देख लो एक और ख़ास बात कि इन्होंने अपने अंडर में 16 स्टूडेंट्स को गाइड किया और जिन्होंने आगे चल कर के पीएचडी प्राप्त किया। जब इन्होंने अपनी शादी के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया तो 59 प्रपोजल आए, जिसमें से एक प्रस्ताव डॉक्टर धीरा मिश्र का भी था, जो इनकी सुयोग्य जीवन संगिनी बनी। तो भरत मिश्र की कार्य क्षमता को देखते हुए 1979 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इन्हें श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। निःशक्त होने का मतलब है फिजिकली डिजेबल। तथा 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। निसंदेह अंधत्व भरत मिश्र के लिए कभी भी बाधा नहीं बनी। अंधत्व का मतलब है ब्लाइंडनेस। तो कभी भी भरत मिश्र ब्लाइंडनेस की वजह से अपने जीवन में पीछे नहीं रहे। इन्होंने लगातार मेहनत की, संघर्ष किया और सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया। तो ऐसे निःशक्त व्यक्ति को आपकी दया नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन, ठीक है। आप इन्हें इनकरेज करो, इनकरेज, इनकी तारीफ करना चाहिए जब ये इस तरह का कुछ बड़ा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इनसे दूर जाना चाहिए, इनसे घृणा करनी चाहिए, नहीं, बस आप उनके अचीवमेंट को इनकरेज करो और ये आगे का काम खुद ही कर लेंगे।
तो बच्चों इस तरीके से मैंने आज आपको जो चैप्टर डिस्कस किया उस चैप्टर का नाम था, क्या नाम था? आसपास की खोज खबर, है ना। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए ईवीएस किताब का पर्यावरण और हम किताब का अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा और एक एक करके मैं आपका ये पूरा सिलेबस कवर करूँगा। और सिर्फ क्लास 4th के बच्चों के लिए नहीं, आगे चल कर के क्लास 5th 6th 7th 8th सब के लिए मैं लेक्चर्स डालने वाला हूँ। तो आप सबके सब जल्दी से मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट ज़रूर लिखना। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।